गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो आपका पेपर है सेकंड, उसकी थर्ड यूनिट का ये टॉपिक है बेटा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, हर बार रिपीट होता ही होता है ये एग्जाम में। तो क्या होता है आधुनिकीकरण? देखो बेटा, हम जैसे मॉडर्न शब्द से ये समझ जाते हैं कि मॉडर्न यानी कि कुछ नया, आधुनिकीकरण यानी कि कुछ चेंज, कुछ नया, कुछ आधुनिक, कुछ प्रेजेंट में जो हमारे सामने है वो। तो इस सब से ही हमें ये पता चलता है कि मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण है क्या। तो आधुनिकीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा आधुनिक टाइम में यानी कि हमारा प्रेजेंट में, आधुनिक समय में क्या क्या हमारे चेंज हुए हैं, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, प्राचीन टाइम में क्या था, प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे समाज में हमें आगे बढ़ने में, हमारी तरक्की में और हमें नए नए जो परिवर्तन है उनको एक्सेप्ट करने में हमारी मदद करती है। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि हमारी जितनी भी पुरानी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और हम आगे तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से ये प्रभावित होता है। ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के ही फील्ड में, हम एजुकेशन के ही फील्ड में केवल मॉडर्न नहीं है, बल्कि आप देखो कि चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा एजुकेशन है, या हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है, यानी कि चाहे हमारा कृषि जगत है, उद्योग जगत है, हमारा वन विभाग है, चाहे हमारा बिजली विभाग है, हमारा घर है और चिकित्सा, ये सारे के सारे जितने भी फील्ड हैं, इन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। तो दूसरा क्या है कि आप देखो कि आजकल एजुकेशन कैसा है। पहले क्या था, गर्ल्स को एजुकेशन बहुत कम दी जाती प्राचीन टाइम में। अब धीरे धीरे देखो कि हर फील्ड में लड़कियां, चाहे वो हमारा आर्मी का फील्ड है, चाहे एजुकेशन का फील्ड है, चाहे हमारा वो कोई भी टीचिंग लाइन है, बैंकिंग लाइन है, हर चीजों में लड़कियां आगे जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी जो डे बाय डे जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, जो हमारी नीतियां हैं, वो चेंज होती रहती हैं और उसी के आधार पर हम गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद क्या है कि मॉडर्नाइजेशन का जो अगर हम सिर्फ सिंपल मीनिंग देखें, यानी सामान्य अर्थ क्या है इसका? सामान्य अर्थ क्या है बेटा कि हमारी वो सुख सुविधा के सारे साधन जुटाना जिससे हमें सुख सुविधा प्राप्त हो, हमारा आसानी से हर काम हो, तो वो मॉडर्नाइजेशन है। यानी कि इस विकास में हमारा जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, हमारा जो जीवन का स्तर है उसमें जो सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त करना ही मॉडर्नाइजेशन है। ये हमारा एक सिंपल विचारधारा है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो समाज शास्त्र हैं, यानी कि जो हमारे फिलोसफर हैं, उनका क्या मानना है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न समाजों में अंतर कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे फिलोसफर हैं उनका क्या मानना है कि जैसे पहले प्राचीन हमारा जो पुराना समय था उसमें देखो, फिर हमारा जो मिडिल टाइम था उसमें देखो, और प्रेजेंट में, तो तीनों समाजों में हम बहुत अधिक अंतर कर सकते हैं। हम पाते हैं कि कैसे कैसे हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, कैसे चेंजमेंट होता है। उस चेंजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए हम मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद है कि साइकोलॉजिस्ट, अब हमारे जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका क्या मानना है कि हमारे जो अपनी नवीन विचारधाराएं हैं, यानी कि हमारी अपनी साइकोलॉजी, जब तक हम अपने मनोविज्ञान को, अपनी साइकोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे, अपने विचारों को चेंज नहीं करेंगे, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और जैसे जैसे हम अपनी विचारधारा को बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। इसके बाद क्या है कि हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, यानी कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या मानना है
कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में नई तकनीक का प्रयोग करके उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, जिससे आर्थिक विकास हो सके। यानी कि जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारा जो बैंकिंग लाइन है उसमें हमारा सारा का सारा ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, चाहे गूगल पे है, फोन पे है, या आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, या कोई किसी भी प्रकार की एनईएफटी है, तो वो सारी चीजें क्या है कि हम देखो पहले बैंक में जाना पड़ता था, वहां लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, हम फोन से ही अपनी जो मनी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें जो हमारा पुराना जो ज्ञान है उसको छोड़कर हम नया नया जो ज्ञान ऐड करते हैं, उसमें उसी के आधार पर हमारे जीवन के तरीके हैं, हमारी सोच है, वो सारी की सारी परिवर्तित होती है। तो ये हमारे इतिहासकारों का मानना है। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो एक सिंपल जो धारणा है उसके आधार पर क्या कहते हैं कि ये तो पाश्चात्यकरण है। पाश्चात्यकरण क्या कहलाता बेटा, वेस्टर्नलाइजेशन। कि जैसे चाहे कपड़ों का देखो आप तो क्या करेंगे, वेस्टर्न ड्रेस है, वेस्टर्न थिंकिंग है, वेस्टर्न सोच है इनकी, यानी कि पाश्चात्य साहित्य है। कि पश्चिमी देशों की जो धारणाएं थी, पश्चिमी देशों का जो रहन सहन था, या उनकी जो विचारधाराएं थी, उसी के आधार पर हम भी चलने लगे। तो ये भी एक धारणा स्वीकार की गई है। अब बेटे इसकी 2-3 डेफिनेशन है। जैसे मुर्रे के अकॉर्डिंग, यानी कि मुर्रे का मानना है कि मॉडर्नाइजेशन मींस इज ए चेंज लीडिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू एडवांस। यानी कि मुर्रे का क्या मानना है कि हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, यानी कि जो हमारी परंपरागत जो समाज था, उसमें जो चेंजमेंट है एडवांस, यानी कि एडवांस क्या क्या मतलब होता है, आर्थिक रूप से समृद्ध, यानी कि हमारा आगे से आगे जो परिवर्तन होता है पुरानी विचारधाराओं में, जो परंपराएं हैं उनमें हमारी नई परंपराएं आकर हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, और उसी के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। यानी कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो परंपरागत समाज को आगे भी बढ़ाता है। यानी कि अगर हम मान लो हम पुरानी चीजों के ठर्रे पर ही बैठे रहेंगे, पुरानी चीजों को, पुरानी विचारधाराओं को ही एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे आज क्या है, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ बुक एजुकेशन का अगर हम डिपार्टमेंट देखें तो बेटा सिर्फ बुकिस नॉलेज हमें दी जाती थी। आजकल क्या है कि बच्चा एक वर्ड के लिए तुरंत गूगल पे सर्च करता है, ऑनलाइन क्लासेज है, वेब क्लासेज, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन का ही एक पहलू है, हमारे आधुनिकीकरण का ही ये एक हिस्सा है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्नाइजेशन की? आधुनिकीकरण की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया, यानी कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि ये कभी भी नहीं रुकता है, चाहे थोड़ा बहुत परिवर्तन हो। यानी कि जैसे अभी क्या है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, हमारे पास बहुत सारा जो कुछ पैसा भी है, कुछ जॉब भी करते हैं, हमारे थिंकिंग जो पावर है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। तो इस टाइम पे चेंजेस ज्यादा होते हैं। लेकिन पहले क्या था कि जैसे हमारे यहाँ अज्ञानता ज्यादा थी, रूढ़िवादिता ज्यादा थी, तो परिवर्तन बहुत कम थे। जैसे राजा राम मोहन राय के समय में देखो, हम स्वामी दयानंद के सरस्वती के समय में देखो, तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों ने आगे आकर हमारे समाज को चेंज करने के लिए प्रयास किया। तो अगर उस टाइम पे बहुत सारे व्यक्ति एक साथ ये प्रयास करते तो हमारा चेंज में जल्दी होता। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इसका विरोध किया, कुछ व्यक्तियों ने इसके फेवर में बोला, और बहुत धीमी गति से ये परिवर्तन हुए। तो लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हम सब तरक्की की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपना जो फायदा है, अपना नुकसान है, उसके बारे में उनको सब कुछ पता है। पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़कर, चाहे वो स्त्री विवाह है, बाल विवाह को छोड़ना है, या फिर चाहे दहेज प्रथा है, या लड़कियों को शिक्षा देना है, वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी कि महिला सशक्तिकरण की तरफ भी
कदम बढ़ाया। तो ये क्या है, ये सारा का सारा हमारा मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि ये हमारा आधुनिकीकरण है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, इसके परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इट्स रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जैसे अभी हम देखते हैं कि आपका जो ऑनलाइन टीचिंग को ही ले, तो इसके कुछ पॉजिटिव भी इफेक्ट है और कुछ नेगेटिव भी है। हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता ही होता है। अब देखो, अगर पॉजिटिव देखें तो हम क्या है कि जैसे घर बैठे बच्चे क्लास लेते हैं, उनकी इतनी महामारी में भी उनकी जो एजुकेशन है वो इफेक्टेड नहीं हुई है, कंटिन्यूस उनकी क्लासेस चलती हैं, उनके एग्जाम भी होते हैं, उनके प्री बोर्ड भी होते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास में सारा का सारा सिलेबस कवर होता है। लेकिन अगर आप इसका ही नेगेटिव अगर हम इफेक्ट देखते हैं, तो देखो कि बहुत सारे बच्चों की क्या है कि वो किताबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। एक बच्चा, उसकी 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 1:30 बजे तक उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो बच्चा क्या होमवर्क करेगा फोन में। दूसरा क्या है कि बच्चों को फोन की इतनी लत बढ़ती है कि बीच बीच में बच्चा गेम खेलता है या क्या करता है, पूरा टाइम तो पेरेंट्स उनके पास बैठे नहीं रहेंगे, तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। दूसरा क्या है कि इससे क्या आई साइट वो भी वीक होती है, बच्चों की जो पढ़ने की, जो लर्निंग की जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी, वो भी खत्म होती जा रही है। बच्चा करता सुनता है मोबाइल से, फिर होमवर्क उतारता है, तो इससे क्या है कि वो फेडअप भी बहुत जल्दी होता है। तो जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है, हमारा आधुनिकीकरण है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट है, यानी कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके द्वारा होने वाले परिवर्तनों का संबंध कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग आदि किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, यानी कि इट शुड बी रिलेटेड टू आवर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और मेडिकल डिपार्टमेंट। यानी कि ये हमारा चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हैं। हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे हैं। देखो आजकल क्या, पहले क्या था कि हम एक सीजन में ही वो फ्रूट या वो सब्जी हमें मिलती थी, लेकिन आजकल क्या है कि मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे पॉली हाउस बनाए गए हैं, उसमें कोई भी सब्जी किसी भी सीजन में या कोल्ड स्टोरेज में वो सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं कि वहां पे स्टोरेज करके वो सारी चीजें रखी जाती हैं और हमें इजीली किसी भी मौसम में कोई भी चीज हम ले सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, आधुनिकीकरण का संबंध केवल कार्य प्रणाली से होने वाले परिवर्तन से नहीं बल्कि सोच से भी संबंधित है, यानी कि इट इज इंक्लूडेड टू अवर थिंकिंग, यानी कि करता हमारी सोच को। केवल चेंज नहीं है, केवल सोसाइटी में चेंज, यार सोसाइटी में चेंज कब होगा, जब हमारी अपनी थिंकिंग चेंज होगी। तो हमारी जब तक विचारधारा चेंज नहीं होगी तब तक समाज में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये हमारी सोच से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका संबंध समय और काल विशेष के साथ न होकर व्यक्ति के दृष्टिकोण से है, यानी कि इट इज रिलेटेड टू अवर एटीट्यूड, यानी कि ये हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिया हम से संबंधित है, कि सिर्फ सोचने से ही संबंधित नहीं है बल्कि करने से भी रिलेटेड है, कि हम ये नहीं कि ये काम हम करेंगे, अरे जब तक हम उसको करेंगे नहीं, सोचने का फायदा क्या है। तो हम सबसे पहले क्या कि हमारी थिंकिंग पावर का डेवलपमेंट होता है, फिर उस चीज को हम वर्किंग करते हैं, यानी कि उसको कार्यशाला के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, केवल पाश्चात्यकरण ही आधुनिकीकरण नहीं है, यानी कि वेस्टर्नलाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि पाश्चात्यकरण ही आधुनिकीकरण नहीं है। कैसे कि जो हमारी पाश्चात्य की जो सारी चीजें हैं, अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा कनाडा है, उधर फ्रांस है, पेरिस है, उधर का अगर हम देखते हैं तो वहाँ का एटमोस्फेयर भी चेंज है, वहाँ का एनवायरमेंट भी चेंज है। हमारे इंडिया का एनवायरमेंट अलग है, यहाँ पे जैसे दिन होता है तो वहाँ पे रातें होती हैं, तो इस तरह से 6, 7, 8 घंटे का पूरा क्या है कि उसमें फर्क होता है। तो क्या हम सारा का सारा पाश्चात्य ग्रहण करेंगे,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट और वहां के क्लाइमेट में भी बहुत अंतर है। तो इस तरह से केवल पूरा पाश्चात्यकरण ही यानी कि वेस्टर्नलाइजेशन ही मॉडर्नाइजेशन नहीं है। यानी कि मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हमारी विचारधाराएं, हमारा दृष्टिकोण, इन सब में परिवर्तन, इन सब में चेंज है, वही मॉडर्नाइजेशन है। इसके बाद क्या है बेटा कि आधुनिकीकरण के लिए व्यक्तियों में परिवर्तन की इच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक हमारी अपनी इच्छा नहीं होगी, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी इच्छा शक्ति सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, कोई भी आधुनिकीकरण नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जो जो विल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी जो एक्सेप्टिंग पावर है, यानी कि किसी भी नए परिवर्तन को स्वीकार करने की हमारी इच्छा शक्ति है, जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी नया परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यह एक परंपरागत समाज के तकनीक से जुड़ी समाज व्यवस्था की ओर ले जाती है। यानी कि ये हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारी थिंकिंग है, या जो ट्रेडिशनल जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी परंपराओं को है क्या करती है, समाप्त नहीं करती बल्कि उनको आगे बढ़ाती है। हमारे कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। हम देखते हैं कि देखो जो हमारे पूर्वज हैं, हम अपने अगर घर से लेके चले तो हमारे पूर्वज जिन चीजों को मानते थे हम उन चीजों को भी मानते हैं। ये नहीं कि हमने जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आया, जैसे जैसे मॉडर्न हमारी बहुत सारी नई चीजें हमारे पास हुई, तो हम उन पुरानी चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। यानी कि उनका निर्वाह करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है, यह प्रक्रिया व्यक्ति को भूत की अपेक्षा वर्तमान से जोड़ती है। यानी कि इट्स कोरिलेट ऑफ ए पर्सन टू आवर प्रेजेंट। यानी कि हमारी जो ये जो प्रोसेस है, जो परिवर्तन है, जो मॉडर्नाइजेशन है, वो क्या करता है, वो हमें पीछे की तरफ नहीं ले जाता। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो हमें क्या कि बहुत सारी चीजें ऐसे हम देखेंगे कि पिछले टाइम में हम कैसे रहते थे। आज के टाइम में क्या है कि हर व्यक्ति को जाने के लिए, चाहे अगर हम मार्केट तक ही जाते हैं, कोई भी सामान किसी भी टाइम पे हमें उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन हम बुकिंग करते हैं और तुरंत हमारे घर पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले टाइम में क्या था, यातायात के साधन बिल्कुल बहुत कम थे, लोगों के पास पैसा बहुत कम था और उसी चीज को पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा क्या है कि अगर हम घर से बाहर नहीं भी जाना चाहते तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और हमारे पास सारा सामान आ जाता है। तो ये क्या है कि हमें प्रेजेंट को, जो हमारा प्रेजेंट है उसके साथ जोड़ती है कि आज के टाइम में अगर हम समाज के साथ नहीं चलेंगे, हम मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10th, इसके लिए व्यक्तियों का दृष्टिकोण क्रियात्मक एवं यथार्थवादी होना चाहिए। यानी कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी सोच है, वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारी क्रियात्मक होनी चाहिए। यानी कि हमारा एक्टिवनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, एक्सेप्टेशन पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, क्रिया शक्ति किसी काम को करने की। और इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी, यानी कि जो हमारे नौजवान है, जो हमारी एडोलेसेंस एज के बाद जो हमारा अडल्ट जो पीरियड आता है, तो उनको सबसे अधिक भाग लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि इसमें यथार्थवादिता यानी रियलिटी होनी चाहिए। यथार्थवाद रियलिज्म पे डिपेंड करता है हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है, कि जो हम सोचेंगे, जो हमारा परिवर्तन हमारे सामने आएगा, वो क्या है कि वो रियल होना चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोगों को सपने दिखाएंगे, उनको समझाएंगे और उसका रिजल्ट हमारे सामने नेगेटिव हो। तो इससे क्या होगा कि व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है, यानी कि व्यक्ति खुद ही उस चीज से पीछे हट जाएगा और उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्या है कि जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें जितने भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो हमारा
सबसे ज्यादा तो हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही देखो, हमारे एजुकेशन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, फिर हमारी अपनी सिटी में, और इसके बाद जो हमारे स्टेट है, और देन हमारी कंट्री में। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें देखो, जब हम अपने घर से लेके चलो कि पहले टाइम में क्या था कि अगर एजुकेशन को ही देखें तो लड़कियां क्या करती थी, उनको उनको घर का जो झाड़ू पोछा, जो चूल्हा चौका, वही करते थे। और लड़के क्या करते थे? कुछ घर में काम करते थे, कुछ पशुओं का, कुछ कृषि के फील्ड में चले जाते थे। एक आध हमारा अगर जाते भी तो वो आर्मी के फील्ड में ही जा पाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी रूढ़िवादिता खत्म होती गई, हमारी हमारी एजुकेशन हमारे सामने आई, हमारे जितने भी जो समाज शास्त्री थे, या हमारे जैसे महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी रूढ़िवादिता को खत्म किया। और जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पे सबसे अधिक फोकस किया, बाल विवाह पे बैन लगाया, क्योंकि लड़कियों की कम उम्र में शादियां कर दी जाती थी। दूसरा क्या है कि शिक्षा की, जैसे हमारा सबसे पहले जो मार्ले मिंटो सुधार हुए थे, उसमें भी एजुकेशन पे मैकाले कमीशन आया था हमारा 1835 में। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने भी हमारी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। इसके बाद धीरे धीरे जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान दिया कि जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से उस टाइम से लेके अगर हम इस टाइम तक अगर हम देखते हैं तो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को एजुकेशन नहीं देगा। दूसरा क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ये राइट दिया गया है कि सबको एजुकेशन का अधिकार है, आरटी यानी राइट टू एजुकेशन। दूसरा क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे 10 कर्तव्य मैंने आपको पहले बताए थे, उसमें भी हम देखते हैं कि एक नई ड्यूटी भी ऐड की गई है। वो क्या है कि सभी अभिभावक यानी कि टोटल पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, वो उनकी एक ड्यूटी बनती है। तो ये हमारी संवैधानिक रूप से भी, हमारी सरकार की तरफ से भी ये पेरेंट्स को एक ड्यूटी दी गई है। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे एजुकेशन के लिए प्रोविजन रखे। हमारी कितनी भी पॉलिसी आई, चाहे वो हमारी कोठारी कमीशन से लेके, सबसे पहले जो हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग था 1952-53, उसमें भी यही बोला गया। फिर हमारा कोठारी कमीशन है, उसमें देखा गया कि लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के लागू किया। 1985 वाली पॉलिसी आई, उसमें हमारे नवोदय विद्यालय वगैरह खोले गए, केंद्रीय विद्यालयों पर फोकस किया गया, गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस किया गया। हमारी हंसा मेहता कमेटी आई, वात्सल्य कमेटी आई। तो ये सारी कमेटियां क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारे देश को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं के शिक्षित करने के लिए, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्गों को पढ़ाने बुक्स वगैरह भी फ्री की गई, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में आए। दूसरा क्या था कि हमारा जो 100% एनरोलमेंट का जो डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो उसमें भी हमने घर घर जाकर क्या किया कि बच्चों का 100% एनरोलमेंट किया। इसके बाद हमारी जैसे सर्व शिक्षा अभियान की नीति आई, मिड डे मील था वो लागू किया। क्यों किया बेटा? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को हर तरह से, हम स्कूल में किसी ना किसी तरीके से बच्चा वंचित ना रह जाए, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें। कुछ अभिभावक क्या करते थे कि खाने की कमी होती थी, पैसा कम होता था, तो बच्चों की शिक्षा नहीं आगे बढ़ा पाते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी, हमारी सरकार ने योजनाएं रखी। इसके बाद क्या है कि एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारे आधुनिकीकरण के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट होता है और कहाँ नहीं होता। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं
एडवांटेज यानी कौन सी है? सबसे पहले है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं बेटा हमारे? कि जितने भी हमारे, जैसे चाहे हमारे पेड़ पौधे हैं, जल है, या हमारा वन विभाग, जितने भी प्राकृतिक जो हमें प्रकृति ने हमें दिया है, उनका उचित उपयोग लाना संभव है। किससे? आधुनिकीकरण से। देखो हमारे पास क्या था कि बहुत सारे, चाहे कोयले को लगाओ, तेल की खाने, कोयले की खान है, या हमारे पास वन विभाग है, बिजली किससे बनती है? पानी से बनती है। तो ये हमारे पास क्या थे? इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास प्रकृति ने दिए थे, लेकिन हम क्या कर पाते थे कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास वो तकनीक नहीं थी। अब देखो कि हमारी बहुत सारी नदियां, चाहे हमारी सतलुज है, गंगा है, व्यास है, चुनाई है, तो उन पर क्या किया गया? उन पर बांध बनाए गए। उन बांधों पर क्या किया गया कि बहुत सारी बिजली हमारी बनाई गई। नहीं तो इससे पहले क्या करते थे हम? बिजली के लिए हमारे पास बिजली बहुत कम थी, और दूसरे देशों से भी इसके लिए हम निर्यात भी करवाते थे, यानी कि वहां से भी जैसे तेल का निर्यात आयात हम करवाते हैं, कोयले का। बहुत सारे भंडार होने के बाद भी हमारे पास संसाधनों की कमी थी, और हम उनका उपयोग ही नहीं कर पाते थे। तो इसी प्रकार से जैसे हमारा भाखड़ा, सतलुज नदी पर जो भाखड़ा बांध है, उससे ही हमारी कई हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, और वो हमारे संपूर्ण उत्तर भारत में बिजली की आपूर्ति को प्रभावित करता है। इसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, उधर उधर क्या है कि हमारे कितने कोयले के, लोहे के, मैग्नीशियम के, हमारे बहुत सारे अब्रक के भंडार हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास ना इतनी मशीनें थी, ना हमारे पास इतने इंजीनियर थे। तो अब धीरे धीरे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ी, तो हम जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, उनका भी हम उचित उपयोग कर पाए। इसके बाद है हमारा यूज ऑफ न्यू टेक्निक इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में नवीन तकनीकों का उपयोग। यानी कि जो हमारी खेती बाड़ी होती थी, उसमें भी बेटा पहले क्या था कि आर्थिक जो तंगी बहुत ज्यादा थी। किसान क्या करता था? बटाई पे जमीन लेता था, या फिर जो जमींदार, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उन्हीं के पास जमीनें रख दी जाती थी, और उन्हीं जमीनों पर वो खेती करते थे। उसका जो भी उसके पास पैसा आता था, वो लगान के रूप में वो उसको दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ी, हम देखते हैं कि बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे जो औजार हैं वो हमारे सामने आए। चाहे हमारा, उसमें पहले क्या होता था कि बैलों से खेती की जाती थी, यानी कि एक कृषक सिर्फ बैल से ही अपनी कितनी उपज उगा पाएगा वो। तो आज के टाइम में जैसे जैसे हमारे, चाहे एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारी नई मशीनें आई हैं, जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं कि उनसे क्या है कि हम कम से कम 10 गुना उपज उगा सकते हैं, कम टाइम में उपज उगा सकते हैं, और कम समय में, कम पानी से। इतनी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है कि हम, जो हमारा किसान है, वो अधिक से अधिक उपज कम से कम समय में और कम लागत में उसका उत्पादन कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो जो हमारे सामने देखा जाए, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही चेंज हुआ है। इसके बाद क्या है कि इससे उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उससे हमारा आर्थिक विकास भी हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास सभी के सारे संसाधन हैं, हमारे पास पूरा का पूरा अनाज है। दूसरा क्या है कि हमें दूसरे जो बड़े बड़े जमींदारों से छोटे जमींदारों को मुक्ति मिली है, यानी कि एक छोटा किसान भी अपने 2-4 बीघे खेत में अपना काम चला सकता है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर। इसके बाद देखते हैं कि हम जैसे एक साल में पहले क्या था, 1 या 2 फसलें ही उगाई जाती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम एक सीजन में 2 या 2 से 3-4 फसलें भी उगा सकते हैं। इसके बाद है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, यानी कि फैसिलिटीज इन मेडिकल डिपार्टमेंट। तो जो हमारी चिकित्सा का जो क्षेत्र है, हमारा मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, उसमें भी हमारा बहुत सारे
चेंजेस हुए हैं। इससे क्या है कि हमारी आयु में वृद्धि हुई। आयु में वृद्धि कैसे बेटा, कि मान लो जैसे आज के टाइम में जो महामारी है कोरोना की, अगर पुराने टाइम में ये महामारी आती तो हम इतना सारी पॉपुलेशन को हम खो बैठते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम हमारे पास देखो कि हर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में, हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं हैं, चाहे हमारी बेड की लगा लो, ऑक्सीजन की लगा लो, दवाइयों की लगा लो। दूसरा क्या है कि आजकल व्यक्ति के पास पैसा भी है, यानी कि पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो हम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इतने सारे सुधार हुए हैं, इतनी सारी फैसिलिटी हमें मिली है कि हम जो हमारी जो मैन पावर है उसका हम ज्यादा से ज्यादा दोहन नहीं होने देते। और हमारी जो मुंह से, जैसे हमारे व्यक्ति की मौत के मुंह से भी हम निकाल लाते हैं, क्योंकि अगर हमें टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है, समय पर हमारी चिकित्सा अगर हो जाती है तो व्यक्ति की जान बच सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग। ये एडवांटेज है। आजकल देखो कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट तो है ही है, सरकारी स्कूलों में भी आप देखो कि एजुसेट है, उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरा क्या है कि चाहे हमारा प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, मल्टीमीडिया है, या फिर आपका दूरदर्शन है, टीवी है, रेडियो है, तो उससे भी एजुकेशन दी जाती है। और क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो प्रचलन है, पहले हमारी एक जो फॉर्मल एजुकेशन ही हम ले पाते थे, लेकिन दूर दराज से जो हमारे पहाड़ी एरिया है या हमारा जहाँ पे व्यक्ति की पहुंच बहुत कम है, तो वहां पर हम एजुकेशन ले सकते। किससे? जैसे आजकल ही हम देखते हैं कि अगर आप इस टाइम पे अगर बच्चा बिहार में बैठा है, यूपी में बैठा है, उत्तराखंड में है या साउथ में कहीं भी बैठा है, तो वो ऑनलाइन क्लासेज अपनी ले सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी या बहुत सारी नए परिवर्तन हुए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विकास, सोशल चेंज एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल चेंज क्या हुआ कि वही हमारी जो पुरानी रूढ़ियां थी, जो पुरानी परंपराएं थी, उनको हमने छोड़कर उस रूढ़िवादिता से बाहर निकलकर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। अंधविश्वासों में कमी आई है, बहुत सारे अंधविश्वास कम हुए हैं। जैसे पहले कि हमारी जो पर्दा प्रथा थी वो भी आजकल खत्म है, होती जा रही है। लड़कियों को एजुकेशन थी वो दी जा रही है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारा सामाजिक जो विकास है, जो सामाजिक सोशल चेंज के साथ साथ हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हुआ है। इसके बाद है हमारा विश्व परिवार की भावना का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली, यानी कि हमारा यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण हुआ है। एक आज के टाइम में देखो, अगर अमेरिका में कोई कुछ भी दुर्घटना होती है या कुछ भी नई चीज खोजी जाती है, तो तुरंत उसकी सूचना पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है। हमारे इंडिया में या कहीं भी, हम कहीं भी बैठे हैं, तो हमारे आजकल इतने चैनल हैं, चाहे वो हमारा रेडियो है या टीवी है या हमारा इंटरनेट के थ्रू है, तो हमारी तुरंत सूचना दूसरी जगह पे 1 मिनट में वो पहुंच जाती है। तो इस तरह से क्या है कि हमारा सामाजिक विकास भी हुआ है, और विश्व परिवार यानी कि हमारा जो वर्ल्ड जो फैमिली है वो एक परिवार की तरह हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी कि किसी भी देश में किसी कोई भी महामारी फैलती है, तो एक देश दूसरे देश की सहायता करने के लिए या कोई भी चीज मंगवाने के लिए हम एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं, और बहुत जल्दी ही वो चीज हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद है जागरूकता का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस। तो लोगों में जागरूकता भी आई है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पीपल अवेयर भी हुए हैं कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब जब तक हमारी लोगों की सोच में भी बहुत चेंज हुआ है, तो लोगों में अवेयरनेस की भावना भी आगे बढ़ी है, चाहे वो टीवी है, मोबाइल है या हमारा इंटरनेट है, तो उस पर देख देख के लोग बहुत अवेयर हुए हैं। इसके बाद है आपका औद्योगिक विकास, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी अगर हम देखते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई मशीनें, उनका डेवलपमेंट हुआ है, नई नई चीजें हमारे सामने। आज के टाइम में देखो कि मार्केट में कितनी सारी कारों की वैरायटी है, बाइक की, स्कूटी की, रेल की, मेट्रो है, हमारा आजकल क्या है कि जेट है,
तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी नई नई टेक्नोलॉजी है, हमारा औद्योगिक जो जगत है उसमें नई नई चीजों का आविष्कार हुआ है और लोगों की जो थिंकिंग है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता में सुधार। आधुनिक टाइम में क्या है कि नई नई चीजें, देखो बेटे पहले जो चीज हम पहले हाथ से बनाते थे उसी चीज को मशीनों से बनाया गया, तो उसमें क्या हुआ कि लागत भी कम लगी, समय भी कम लगा और दूसरा चीज भी हमारी उससे ज्यादा निखर कर हमारे सामने आती है। तो ये क्या है कि हमारी गुणवत्ता यानी जो हमारी क्वालिटी थी उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरा क्या है कि आज देखो एक कंप्यूटर कम से कम 10 व्यक्तियों का काम 1 मिनट में कर देता है। आप जो हम गुणा भाग पेपर से, पेन से, पेंसिल से कर देते, आप मोबाइल पे डालो 1 मिनट में वो हो जाता। तो इससे क्या है कि हमारा समय भी बचता है। दूसरा क्या है कि हमारा जो कई बार मान लो हाथ से हम कैलकुलेशन करते थे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं ना कहीं हमारी हो जाती थी, लेकिन इससे वो नहीं है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी जो क्वालिटी है उसका भी विकास, इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। अब है आधुनिकीकरण की हानियां, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब जहाँ फायदे हैं वहां नुकसान भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, जहाँ लाभ है वहां हानि तो होनी है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, श्रम के प्रति निष्ठा की कमी, लैक ऑफ डिग्निटी फॉर लेबर, यानी कि जो हमारी लेबर की जो पावर थी, श्रम की जो निष्ठा थी वो कम होती जा रही है। लोग मशीनों पर सबसे अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, मेहनत के प्रति आदर की भावना बहुत कम है। यानी कि व्यक्ति हाथ से काम ना करके, अगर हमें 4 कदम भी जाना है तो हम क्या करते हैं, बाइक स्कूटी का प्रयोग करते हैं, ना कि पैदल जाएंगे। अगर कोई भी काम है तो जो हाथ का काम हम 5-7 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए भी हमें मशीनों की आवश्यकता है। तो इससे हम क्या है कि हम पूरे के पूरे मशीनों पे डिपेंड होते जा रहे हैं और हमारा जो मेहनत है, जो हमारी जो लेबर है, मजदूरी है, वो हम नहीं करते। इसके बाद है मानवीय मूल्यों में गिरावट, यानी कि डाउनफॉल इन ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि जो मानवता के जो हमारे मूल्य थे वो पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुसरण के कारण वो हमारे मूल्य भी समाप्त होते जा रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी कटते जा रहे हैं। यानी कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता हमारे सामने आती है तो उसका हम इतना अंधानुसरण, उसका पीछा करने लगे हैं, उसी को फॉलो करने लगे हैं, तो अपने जो संस्कार थे, अपने जो मूल्य थे वो समाप्त होते जा रहे हैं। इसके बाद है हमारा सामाजिक विकास में रुकावट, यानी कि आधुनिकीकरण से व्यक्ति क्या हुआ, आत्म केंद्रित हुआ, यानी कि सेल्फ जो है, सेल्फनेस बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर आई। और क्या है कि सेल्फिश की भावना से एक व्यक्ति सिर्फ अपने ही इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है उसी की सोचने लगा, आत्म केंद्रित वो होता गया। दूसरा क्या है कि हर टाइम पे चाहे दूरदर्शन है या रेडियो है, हर समय इसी से हम चिपके रहेंगे। यानी कि आप देखो कि अभी जो प्रेजेंट का अगर हम सिनेरियो देखते हैं, अगर घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों के पास मोबाइल है, तो वो अपने अपने कमरे में मोबाइल लेके बैठेंगे या मोबाइल पे एक साथ रहते हुए भी वो मोबाइल पे ही चिपके रहेंगे। तो आप देखो कि हमारे अंदर जो आपस में पहले बैठकर घंटों हम बातचीत करते थे, एक दूसरे की सुनते थे, एक दूसरे को समझाते थे, वो सारी चीजें समाप्त होती जा रही हैं। हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है, यानी कि पहले हम कहीं भी जाते थे, रिश्तेदारी है या आस पड़ोस है तो हम जाते थे, लेकिन आजकल क्या कि मोबाइल पे वो सारी चीजें हमारी वो बातें हो जाती। तो सामाजिक विकास में भी बहुत सारी रुकावट हमारे सामने पैदा हुई है। इसके बाद है हमारा परंपरा एवं आधुनिकता में संघर्ष, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, यानी कि जो हमारी परंपरा है उसमें और जो हमारी मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक संघर्ष की स्थिति है। यानी पुरानी पीढ़ी अभी भी अपनी पुरानी सोच को नहीं बदल पा रही है। हम देखते हैं कि लोग जाति, धर्म, गोत्र आदि के बंधनों से आज भी व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भावनाएं हैं, ये एससी है, ये बीसी है, ये ओबीसी है, ये पंडित है, ये क्षत्रिय है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं, तो हम ये वो भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे अंदर मॉडर्निटी नहीं आएगी, तो जो पुरानी रूढ़िवादिता है और जो नई चीजें हैं
तो वो उस नई चीज को पुरानी रूढ़ियां एक्सेप्ट करने में हमारी मदद नहीं कर पा रही है, बल्कि उस चीज को हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हमारे सामने पैदा होता है, एक संघर्ष हमारे सामने है। आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर में, मस्जिद पे धर्म, जाति आदि के आधार पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारा प्रतिभा पलायन को बढ़ावा देना, यानी कि ब्रेन जो ड्रेन है या उसमें इंकरेज है ना, प्रतिभा को बढ़ाना, जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रतिभा है, उसको बढ़ावा देना। इससे क्या है कि व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में चाहे हम चले जाए, सुख सुविधा की कमी के कारण प्रतिभाशाली युवक विदेश जाकर बस जाते हैं। आप देखो कि अगर जिस बच्चे की एजुकेशन अच्छी हुई, वो क्या करेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे और विदेश में चले जाएंगे। हमारी जो प्रतिभा है उसका आदर हमारे यहाँ पे नहीं किया जाता। कितने सारे डॉक्टर देखो, कितने सारे इंजीनियर देखो, वो विदेशों में जाकर बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है उसके आधार पर उनका आदर सम्मान या उनका जो सैलरी है, वो सारी चीजें उनको नहीं मिल पाती है, तो इससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और विदेशों में जाकर वो पैकेज उनको बहुत ज्यादा मिलता है और वो वहीं के वहीं सेटल हो जाते हैं। तो इससे जो प्रतिभा पलायन है वो भी राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत घातक है, यानी कि ये हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो ये था आज का हमारा बेटा मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण। किसी भी बच्चे को कहीं से समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। और बेटा ये हेलो, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो आधुनिकीकरण का जो टॉपिक है हमारा वो यही समाप्त होता है। जिसको जो